हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाला चैप्टर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये नोट्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस सेक्शन नंबर 31 से। देखो, ये जो है सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस का पार्ट, ये हमने ऑलरेडी एक बार तो पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? टाइप ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी एक बार फिर से फास्ट फास्ट देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने बता रखा है। क्या है? अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय, कौन इशू करेगा टैक्स इनवॉइस? एक तो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और बोथ जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, मतलब ये कौन हुआ? रजिस्टर्ड पर्सन कौन हुआ यहाँ पे? सप्लायर। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और जहां रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस और बोथ, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गया आपका? रिसिपिएंट। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर। ओके, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, क्या है टाइम लिमिट? सबसे पहले देखते हैं, अगर टैक्सेबल सप्लाई किया जा रहा है गुड्स का तो टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने के लिए? अगर मैं सपोज मैं हूं ए बी, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ गुड्स का, और मेरे जो गुड्स है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो मैं कब इशू करूंगी इनवॉइस? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब मैंने वो गुड्स हटाए, रिमूव किए, सप्लाई करने के लिए जब मैंने गुड्स रिमूव किया, एट दैट टाइम आई विल इशू टैक्स इनवॉइस। अगर मेरे गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो मैं कब करूंगी? जब भी मैंने डिलीवरी की उन गुड्स को, किसको? रिसिपिएंट को। जब भी मैंने डिलीवरी की उन गुड्स की, तब वो मैं जो है टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी। अगर मैंने कोई गुड्स जो है सप्लाई किए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे करने पर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर, जब भी मैं सप्लाई कर रही हूँ उसके पहले या सप्लाई करते वक्त मैं इनवॉइस जो है वो इशू करूंगी, या फिर जब भी गुड्स रिमूव होंगे 6 months फ्रॉम रिमूवल, रिमूवल से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगी उस डेट पे मुझे, मतलब ए बी को गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सपोज मैं कोई टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? विद इन 30 days फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। सपोज आज क्या डेट है? 24 मई 2026। तो आज से 30 डेज मतलब 24 जून, मुझे यहाँ से 24 जून तक 30 डेज अगर मैं काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 24 जून तक मुझे मेरा इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई बैंकिंग कंपनी हूँ या मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ठीक है, यहाँ पे एनबीएफसी भी इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ये जो 30 डेज का क्राइटेरिया है ये बढ़ जाता है 45 डेज तक। मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी वाले केस में 45 डेज तक का आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है, कोई इंश्योरर है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई एनबीएफसी है, या कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है, और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस as may be notified by government making taxable supply between distinct person as specified in section 25। ये क्या बोल रहे हैं? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, एनबीएफसी है, या फिर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है,
जो जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, कौन सी सर्विस सप्लाई कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की रखी है, ऐसी सर्विस अगर ये सप्लाई कर रहे हैं तो ये कब तक इशू करेंगे इनवॉइस? बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड विच एवर इज अर्लियर। कब तक इशू होगा इनवॉइस? सपोज मैं ए बी सप्लाई कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ सर्विसेज का जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, ठीक है। अब मैं इनवॉइस कब तक इशू करूंगी? बिफोर और एट द टाइम सच सप्लाई रिकॉर्ड सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया? सेकेंड, फर्स्ट हम देखेंगे कि मैंने मेरे बुक देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कि मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया, और सेकंड हम देखेंगे कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड। सपोज अभी चल रहा है मई, ठीक है, तो मई जो क्वार्टर में चल रहा है, अप्रैल मई जून, क्वार्टर कब खत्म हुआ? जून में, 30 जून को क्वार्टर आपका एंड हुआ। तो सपोज मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है 24 मई 2026 को, और मेरा क्वार्टर जो है, जिस 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 मंथ में, जिस क्वार्टर में मैंने सप्लाई किया, वो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जून को। तो इसमें से जो भी अर्लियर डेट है, कौन सी अर्लियर डेट है? 24 मई जो है मेरी डेट मान ली जाएगी कि जहां तक मुझे सप्लाई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो जितनी बार मुझे पेमेंट मिल रहा है इंस्टॉलमेंट में, या जितनी बार सक्सेसिव स्टेटमेंट जो है इशू की जा रही है, उतनी बार मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्या? तीन अलग अलग केसेस है। पहली केस है जहां ड्यू डेट आपकी असर्टेनेबल है, आपको पता है कि पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। सेकेंड केस है जब आपको पेमेंट की ड्यू डेट पता नहीं है। और थर्ड केस ऐसा है कि जो पेमेंट है इट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई सर्विस सप्लाई कर रही हूं मैं, और वो जो सर्विस है वो एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विस सपोज मैं दे रही हूँ। मुझे पेमेंट कब मिलेगा? जब ये इवेंट खत्म हुआ। इट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो इनवॉइस कब इशू होगा? ऐसे तीन अलग अलग केसेस है जहां आपकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप इनवॉइस इशू करोगे। अगर नहीं पता है तो बिफोर एट द और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट मिला तब या उसके पहले। और अगर पेमेंट कोई इवेंट से लिंक्ड है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट यू विल इशू द इनवॉइस। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, बीच में ही सर्विस जो है रुक गई, तो आप इनवॉइस कब इशू करोगे? जिस दिन, जिस तारीख को, जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सर्विस सीज हुई है, तब आप इनवॉइस इशू करोगे। अंडरस्टूड? अगर आपने गुड्स दिए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, ये अपन ने ऊपर भी देखा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में कौन सी डिटेल्स लिखी रहनी चाहिए? नेम रहना चाहिए, एड्रेस रहना चाहिए, जीएसटीएन रहना चाहिए, किसका? सप्लायर का, जो सप्लाई कर रहा है। मैं सप्लाई अगर कर रही हूं तो मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा जीएसटी नंबर इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस। देखो पता है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इनवॉइस नंबर होते हैं वो सीरियली नंबर रहने चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर क्या है इनवॉइस का? आपका इनवॉइस नंबर 16 है, 17 है, 19 है, कौन सा है? और क्या डेट है आपकी इनवॉइस की, वो लिखी रहनी चाहिए। जो रिसिपिएंट है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीएन भी आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके अलावा नेम और एड्रेस रिसिपिएंट का इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए। उसके अलावा नेम एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट along with delivery address, name and state code if not registered। अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर रहेगा, नहीं है रजिस्टर्ड रिसिपिएंट
तो कौन से स्टेट में, जिस स्टेट में वो सप्लाई आप कर रहे हो उस स्टेट का आपको कोड लिखना पड़ेगा। सपोज अगर महाराष्ट्र में कर रहे हो तो 27, गुजरात में कर रहे हो तो 24, पंजाब में कर रहे हो तो 3, ऐसे अलग अलग जो स्टेट कोड्स है वो स्टेट कोड आपको मेंशन करने पड़ेंगे इनवॉइस में। एचएसएन कोड हमने देखा है कि एचएसएन कोड जो होते हैं गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए होते हैं, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस में। आप जो भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो या जो भी सर्विस सप्लाई कर रहे हो उसका क्या डिस्क्रिप्शन है वो इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स लिखा रहना चाहिए। जो भी सप्लाई कर रहे हो उसका टोटल वैल्यू क्या है वो लिखा रहना चाहिए। एक लिखा रहना चाहिए टोटल वैल्यू, दूसरा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तीसरा टैक्स रेट क्या है। सेंट्रल का, स्टेट का, इंटीग्रेटेड का और सेस का अलग अलग मेंशन करना पड़ता है। सपोज 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 CGST 6%, SGST 6%, ऐसे अलग अलग लिख के देना पड़ेगा। अगर IGST है तो 12%, सब कुछ अलग अलग रहेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, क्या क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। उसके अलावा आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो इनवॉइस में लिखी रहनी चाहिए। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट देन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आप मेंशन कर रहे हो और जहां डिलीवर कर रहे हो गुड्स को या जहां सर्विस सप्लाई कर रहे हो वो कोई और ही एड्रेस पे है तो फिर वो भी लिखना पड़ेगा। टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो आप आरसीएम में कितना टैक्स पे कर रहे हो वो इनवॉइस पे लिखा रहना चाहिए। सिग्नेचर रहनी चाहिए सप्लायर की या फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, नॉट रिक्वायर्ड इफ ई इनवॉइस इशूड एज पर 98,000। क्या है ये? टैक्स इनवॉइस पे सप्लायर की या फिर सप्लायर ने जिसको अथॉरिटी दी है किसी की साइन रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप ई इनवॉइस इशू कर दे रहे हो तो फिर सिग्नेचर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्यूआर कोड हैविंग एम्बेडेड IRN इन इट इन केस ऑफ इनवॉइस इशू, अगर आप ई इनवॉइस इशू कर रहे हो तो आपको क्यूआर कोड भी इनवॉइस पे आपके जनरेट करके देना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अब वो पढ़ते हैं। अगर जो रिसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 और मोर, सपोज मैं हूं कौन, सप्लायर, सप्लाई कर रही हूँ वीबी को, वीबी कौन हो गया, रिसिपिएंट। अब सपोज वीबी कोई रजिस्टर्ड पर्सन है एंड मैं इसको सप्लाई कर रही हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस वॉट, और मैं जो सप्लाई कर रही हूँ मेरे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 रुपीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 रुपीज है तो मुझे इनवॉइस में मैंडेटरीली नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विथ नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड मुझे कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा है, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रही हूँ तो मुझे उसका नाम, उसका एड्रेस, जहां भी मैं डिलीवरी कर रही हूँ उस डिलीवरी जहां मैं कर रही हूँ वो डिलीवरी का एड्रेस और स्टेट का नाम अलोंग विथ स्टेट कोड जहां मैं सप्लाई कर रही हूँ, ये सब मुझे मैंडेटरीली इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी जो वैल्यू है सप्लाई की वो 50,000 रुपए से कम है तो मुझे मैंडेटरी नहीं है, मुझे मैंडेटरी नहीं है इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स लिखने की। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अपने केस में जो वीबी है, वीबी ने मुझे बोला कि इनवॉइस में ये सब लिख, तो मुझे लिख के देना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी। अंडरस्टूड। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई अदर टैक्सेबल सर्विस है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, किसको, एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई तो आप वैल्यू कितनी है, 50,000 से कम है, ज्यादा है, वो नहीं देखोगे। irrespective of your value of supply, a tax invoice should be issued in the name of registered by registered person और उसमें नेम
or state of recipient and same shall be deemed to have been address on record of recipient. कौन सा स्टेट है वो स्टेट का नाम रिसिपिएंट का लिखना पड़ेगा और वो लोग मान लेंगे कि दिस डीम्ड की यही एड्रेस है रिसिपिएंट का। कब? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है टैक्सेबल सर्विसेज का। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम देखेंगे कि एचएसएन कोड्स कब मैंडेटरी है कब नहीं है और कितने डिजिट्स का होता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ रुपीस है और आप B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और सामने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B सप्लाई कर रहे हो, तो आपको 4 डिजिट्स का एचएसएन कोड आपके इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ठीक है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है और आप B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप रजिस्टर्ड हो लेकिन सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो एचएसएन कोड 4 डिजिट्स का ऑप्शनल है। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो, B2C के केस में चाहे तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर टर्नओवर एनुअल टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो डजेंट मैटर सप्लाई आपका B2B है या B2C है, आपको मैंडेटरीली एक 6 डिजिट का एचएसएन कोड इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इसके अलावा जो इनवॉइस आप इशू करोगे, सप्लायर जो इनवॉइस इशू करेगा, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इनवॉइस ट्रिप्लिकेट में इशू होगा। एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी जो रिसिपिएंट को दी जाएगी, जो डुप्लीकेट कॉपी रहेगी वो ट्रांसपोर्टर को दी जाएगी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो थर्ड कॉपी रहेगी वो सप्लायर खुद के पास रखेगा। ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इनवॉइस डुप्लीकेट में ही रहेगा, ओरिजिनल जो है रिसिपिएंट को दिया जाएगा और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो सप्लायर खुद के पास रखेगा। ठीक है। अंडरस्टूड? The serial number of invoices issued during a month or quarter shall be furnished electronically in form GSTR1। जो भी इनवॉइस आप इशू कर रहे हो, सीरियल नंबर भी उसका आपको GSTR1 जब रिटर्न आप फाइल करोगे R1, उसमें आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, मंथली या क्वार्टरली वॉटेवर। ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है? E-invoicing refers to requirement for businesses to generate and issue invoices electronically through government's invoice registration portal. Where e-invoice is applicable, there is no need of issuing copies in triplicate, duplicate. जो अपन ने ऊपर देखा, गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट, सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट। फिर ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो तो आपको एक ही इनवॉइस है आपका, आपको कोई ट्रिप्लीकेट या डुप्लीकेट इनवॉइसेस जनरेट करने नहीं पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है जो कि आपके गवर्नमेंट पोर्टल पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। किसको ई इनवॉइस जनरेट करना है, किसको इशू करना है ई इनवॉइस? नोटिफाइड टैक्स पेयर्स। नोटिफाइड मतलब गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया है कि आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस, देखो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, बिजनेसेस जो बिजनेस कर रहा है, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ रुपीस। कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या? नहीं, नहीं, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स, किसी भी साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है और आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट के इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसको IRP पोर्टल भी कहते हैं। अंडरस्टूड? 2017-18 ऑनवर्ड्स। ठीक है। जीएसटी आया ही 2017 में था, याद रखना। रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ है कोई भी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, उनको ई इनवॉइस मैंडेटरी है। क्या एडवांटेजेस है इनवॉइसिंग के? क्यों करना चाहिए ई इनवॉइसिंग? इसके क्या एडवांटेजेस है?
ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न। अगर आप ई इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो सीरियल नंबर वाइज जीएसटी रिटर्न में आपके इनवॉइसेस डालने पड़ेंगे, मैन्युअली आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो वो ई इनवॉइस जो आप जनरेट करते हो आईआरपी पोर्टल पे गवर्नमेंट के, वो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल जो है ले लेता है और ऑटोमेटिकली सारे इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग आपके जीएसटी रिटर्न में हो जाएगी, आपको मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। अलग से ई वे बिल भी जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। अगर कोई एरर्स होते हैं मैनुअल वर्क में, हमें पता है ह्यूमन एरर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप ई इनवॉइस इशू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, सीधा आईआरपी पोर्टल पे इशू करना है, तो एरर्स के चांसेस कम हो गए। अर्ली पेमेंट, गवर्नमेंट को आप अर्ली पेमेंट करोगे। कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड इफिशियंसी ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस जो आप कर रहे हो, इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, आपको ताम झाम नहीं करना, मैनुअल काम नहीं करना है, आपकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है ये। काफी लोग होते हैं जो टैक्स इवेड करते हैं रॉन्गफुल वे से, ठीक है, तो उसमें रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन हो जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज अगर गवर्नमेंट पोर्टल पे डाल रहे हो तो बहुत कम चांसेस है टैक्स इवेजन होने के। एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस। काफी लोग फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? जीएसटी में झोल झाल करने के लिए फेक इनवॉइसेस इशू होते हैं। तो अगर ई इनवॉइस ही जनरेट किया जा रहा है तो फेक इनवॉइसेस का सवाल ही नहीं उठता, एलिमिनेट हो गए फेक इनवॉइसेस, ठीक है। ये सारे आपके हैं एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग। सिचुएशन इन विच ई इनवॉइस आर एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल है और कब नहीं है, ठीक है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय नोटिफाइड पर्सन, मतलब बी टू बी सप्लाई, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। कौन? ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है 2017-18 से कभी भी आज तक के, तो वो जो हो गए नोटिफाइड पर्सन हो गए। तो अगर ये नोटिफाइड पर्सन किसी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर नोटिफाइड पर्सन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो जो नोटिफाइड पर्सन है वो बी टू सी सप्लाई कर रहा है, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर इनवॉइसेस जो है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वो इशू कर रहे हैं इनवॉइस, तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। जो नोटिफाइड पर्सन है वो सप्लाई कर रहे हैं जहां टैक्स जो है आरसीएम पे किया जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा, तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ठीक है। वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स आर रिसीव्ड by supplies are received by notified person from unregistered person attracting RCM or through import of service। अगर कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई है जो रिसीव किए जा रहे हैं नोटिफाइड पर्सन से, जो रिसीव किए जा रहे हैं, या फिर उन नोटिफाइड पर्सन ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है, तो यहाँ पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। और अगर इंपोर्ट किया जा रहा है गुड्स का तो भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड। अब एग्जाम्शन किसको किसको दी है इनवॉइसिंग की? हमने देखा नोटिफाइड पर्सन कौन है? सारे बिजनेसमैन जिनका 2017-18 से लेके अभी तक के कोई भी साल में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो गया होगा, तो उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा मैंडेटरीली। अब देखेंगे एग्जाम्शन कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है भी तो भी आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा। कब? अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में सप्लाई कर रहे हो। याद रखो यहाँ सिर्फ एसईजेड यूनिट्स इंक्लूड किया गया है। क्या एसईजेड डेवलपर यहाँ इंक्लूड किया है? नहीं है यहाँ पे।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एसईजेड यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर भले ही 5 करोड़ से ज्यादा हो, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। अगर इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ई इनवॉइस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। अगर जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हमने देखा था जहां आरसीएम एप्लीकेबल है, पहली ही सर्विस थी, डिटेल में पढ़ी थी। यहाँ पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्प्ट किया गया है। अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, फॉर देम ऑल्सो ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी, एग्जम्प्टेड। Person supplying services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens, अगर कोई सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है? एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स और इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, तो यहाँ पे आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। और अगर लास्ट कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी है, दे आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। ठीक है। ये यही दिया है कि एसईजेड यूनिट से सिर्फ एंड नॉट एसईजेड डेवलपर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग ई इनवॉइस। ओके। हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड, कैसे जनरेट होता है? टैक्स पेयर्स मतलब जो सप्लायर्स है, क्रिएट अ जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम एज पर ई इनवॉइस स्कीमा फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 01। जो सप्लायर है, खुद के ईआरपी सिस्टम में, अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम, जो कोई टैली यूज करता है, कोई एसएपी यूज करता है, वॉट एवर दे आर यूजिंग, ठीक है, खुद के सिस्टम में वो टैक्स पेयर जैसा नॉर्मली बिल जनरेट करता है, वैसा वो एक जीएसटी इनवॉइस इशू जनरेट करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो इनवॉइस जनरेट किया वो अपलोड करेगा, कहा? ई इनवॉइस के बाद टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो फिर अपलोड कर देगा। ठीक है। अब आईआरपी जो होता है वो जनरेट करता है एक आईआरएन। आईआरएन क्या है? आईआरएन इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। जब सपोज मैं हूं एबी, मैंने क्या किया? मैं यूज करती हूँ टैली, टैली यूज करती हूँ, और नॉर्मली जैसे इनवॉइस जनरेट करना चाहिए, इनवॉइस बनाना चाहिए, वैसे मैंने बनाया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने अपलोड कर दिया इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। अपलोड करने के बाद ये जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसने एक आईआरएन जनरेट कर दिया। ठीक है। अब आईआरपी डिजिटली साइंस ई इनवॉइस एंड एड क्यूआर कोड। जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली साइन कर देता है डिजिटली। किसको साइन करता है? ई इनवॉइस पे साइन कर देता है, और आपका क्यूआर कोड जो है वो ऐड हो जाएगा उस पे। ठीक है। और फिर आईआरपी रिटर्न्स ई इनवॉइस टू सप्लायर। ये ऐड करने के बाद आईआरपी जो है आईआरएन जनरेट करेगा, उसके बाद वो डिजिटली साइन करेगा, उसके बाद वो क्यूआर कोड जनरेट करेगा, उसके बाद वो जो ई इनवॉइस है वो सप्लायर को रिटर्न कर देगा, और सप्लायर जो है रिसिपिएंट के साथ वो ई इनवॉइस शेयर कर देगा। ये जो है आपकी प्रोसीजर है, हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड। ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ ई इनवॉइस डेटा इज कंज्यूम बाय जीएसटी सिस्टम फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल पॉपुलेटिंग रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ रिटर्न्स। कैसे होता है देखते हैं। जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपका, वो ई इनवॉइस डेटा जो है अलोंग विथ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, आईआरपी पोर्टल जो है आईआरएन और ई इनवॉइस का जो भी डेटा है वो सेंड करता है। किसको? जीएसटी सिस्टम को सेंड करेगा, और जीएसटी सिस्टम जो है आपके जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और आपका जो जीएसटीआर 2 है रिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पेक्टिव रिसीवर, सप्लायर के जीएसटीआर 1 में डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आईआरपी है जीएसटी सिस्टम को तो देता ही है, ईवे बिल सिस्टम जो है उसको भी वो आपका डेटा देगा। ईवे बिल सिस्टम क्या करेगा? पैरामीटर्स जैसे कि ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा रिपोर्टेड इन ई इनवॉइस स्कीमा फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ बिल। ईवे बिल सिस्टम क्या करेगा? जो भी पैरामीटर्स है, जो भी आपकी डिटेल्स है, जो कि ई इनवॉइस स्कीमा में आपने रिपोर्ट की है,
वो उनको देख के पढ़ के समझ के वो ई वे बिल जनरेट करके देगा आपको, ई वे बिल सिस्टम। ये है आपकी प्रोसीजर। ठीक है। कैंसिलेशन और अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस। अगर आपने कोई इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, अब आपको उसको अमेंड करना है, मतलब कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ गलत हो गया होगा, या फिर आपको वो कैंसिल करना है उस इनवॉइस को। वेयर नीडेड, सेलर कैन कैंसिल IRN फॉर इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड on IRP with specified time. Amendment already uploaded on IRP will be done only on GST portal while filing GST। अगर क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कैंसिल करना है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप कैंसिल तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करनी है तो क्या आप वहां पे कोई अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस कर सकते हो? वहां पे नहीं कर सकते। जब आप अगले महीने GSTR 1 आपका फाइल करोगे रिटर्न, तभी आप वो अमेंडमेंट, जो भी आपको अमेंड करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है। अमेंडमेंट जो है ओनली ऑन जीएसटी पोर्टल, नॉट पॉसिबल थ्रू IRP। जीएसटी पोर्टल पे ही पॉसिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम कब से पढ़ रहे हैं, ई इनवॉइस स्कीमा। ई इनवॉइस स्कीमा क्या है? ये एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्म में होता है ये, कौन से फॉर्म में होता है? GST-INV 1। इसमें क्या क्या होता है? जो स्पेसिफाइड मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं टू बी रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू IRP। ये क्या कर, इसके पास सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी डिटेल्स है। और ये जो है सारे बिजनेस के लिए, पूरे कंट्री में जितने बिजनेस है सबके लिए ई इनवॉइस स्कीमा एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है। ये एक वेबसाइट है जहां आप अपलोड कर सकते हो इनवॉइसेस का, रिपोर्टिंग कर सकते हो। कौन? बाय नोटिफाइड पर्सन। ठीक है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है? एक यूनिक रेफरेंस नंबर है जनरेटेड एंड रिटर्न बाय whom IRP on successful registration of invoice। GST invoice will be valid only with a valid IRN। GST इनवॉइस कब वैलिड होता है? उसका वैलिड IRN, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड अगर उसका है तो ही, उसका अगर कोई इनवॉइस का इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ही आपका वो जो भी GST इनवॉइस है वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? The e-invoice system is also available for e-commerce operator to report invoices to invoice registration portal generated by them on behalf of suppliers। जो suppliers के बिहाफ पे जनरेट करते हैं कौन? ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो इनवॉइस जनरेट करते हैं, इनके लिए भी ये सिस्टम अवेलेबल है। बल्क अपलोडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको एक एक IRP पे डालना नहीं पड़ेगा इनवॉइस, आप बल्क में एक साथ सारे भी अपलोड कर सकते हो। ओके, ठीक है। CBIC has clarified that there is no requirement to carry physical copy of invoice in case where invoice has been generated। जो हम एडवांटेजेस में भी देखे थे, आप फिजिकल कॉपी की, डुप्लीकेट कॉपी की, ट्रिप्लीकेट कॉपी की किसी की जरूरत नहीं है अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है तो। ठीक है। देखते हैं QR कोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQs में आते हैं। जैसे HSN कोड हमने देखा था कब मैंडेटरी है, कितने डिजिट्स का रहना चाहिए, वैसे ही QR कोड देखते हैं कब मैंडेटरी है और कब नहीं है। अगर आपका सप्लाई B2B है, इसका क्या मतलब है? जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है और जो रिसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है। अगर आपका सप्लाई B2B है तो आपको कब QR कोड मैंडेटरी है? अगर इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स इज अप टू 5 करोड़ रुपीज। अप टू का क्या मतलब है? लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, तो आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है एंड ऑल्सो नो नीड टू जनरेट QR कोड इन दैट केस। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है कोई भी साल में, तो आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है। और जब ई इनवॉइस मैंडेटरी है तो आपको QR कोड भी जनरेट करना पड़ेगा मैंडेटरीली। ठीक है। ये हो गया B2B। अब देखते हैं अगर आपका सप्लाई B2C है तो, मतलब सप्लायर तो रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन जो रिसीव कर रहा है सर्विस, रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इसका मतलब ये B2C का केस हो गया। तो क्या आपको QR कोड जनरेट करना पड़ेगा क्या?
का एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 onwards is up to 500 crore rupees. दिस 5 करोड़ हमने देखा था कि क्या लिमिट है बी टू बी के लिए, क्यूआर कोड की लिमिट 5 करोड़, उसके अलावा ई इनवॉइस की लिमिट 5 करोड़। लेकिन क्यूआर कोड के केस में बी टू सी सप्लाई अगर है तो लिमिट इज 500 करोड़ एंड नॉट 5 करोड़। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस, ठीक है। 500 करोड़ की जो लिमिट है वो है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ तक है तो आपको क्यूआर कोड जनरेट नहीं करना है इन केस ऑफ बी टू सी सप्लाई। लेकिन बी टू सी सप्लाई है और 2017-18 से लेके अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्यूआर कोड कंपल्सरीली जनरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। डायनामिक क्यूआर कोड कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, पढ़ते हैं। इंश्योरर कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई एनबीएफसी। देखो ये सारे वो सेम केसेस है, सेम टू सेम है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पढ़ा था हमने। ये देखो एग्जम्पशंस फ्रॉम ई इनवॉइस हमने देखा था किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है, वही सारे हैं, सिर्फ एक दो पॉइंट्स अलग है। वही सारे हैं, बस एक दो पॉइंट्स आपके अलग है। इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए ऊपर देखा था। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला सप्लाई पर देखा था। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर देखा था, ठीक है। ये एक नया है जो ऊपर नहीं था। सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऑयडार सर्विसेज भी बोलते हैं, ये एक नया है। ये 1 2 3 4 5 दिस 5 आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डायनामिक क्यूआर कोड। इनको क्यूआर कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है भले ही इनका टर्नओवर कुछ भी हो। अंडरस्टूड। देखते हैं नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एज रिगार्ड सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट्स, though such supplies are made by registered person to unregistered, however, since e-invoice are required to be issued in respect of exports, treating them as B2B, dynamic QR code requirement will not be applicable to them। ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो है ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी मैंडेटरी है, तो वहां पे आपको डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप कब तक इशू कर सकते हो, ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो पीरियड है इस पीरियड में आप कभी भी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। कौन सा पीरियड, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या, कौन सा रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमने देखा था इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, अगर आप जिस दिन लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन में, तो उस दिन से लेके तो विद इन 30 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, प्रॉपर ऑफिसर देगा। तो जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिस दिन अप्लाई किया वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। लेकिन अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया तो जब आपको मिला, जब भी मिलेगा रजिस्ट्रेशन, फिर वो जो डेट है वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली, ठीक है। अगर आपको कोई रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो आप कब कर सकते हो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी है तब से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट तक आप इस पीरियड में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कौन से वाले, जहां आपको टैक्स इनवॉइस, अपन ने क्या देखा, हर सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी सप्लाई कर रहे हो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा मैंडेटरीली। अब अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो वो 200 रुपए से कम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेशनरी शॉप चलाती हूँ,
ठीक है। मैं एक स्टेशनरी शॉप चलाती हूँ। मेरे पास में वीबी आया, 10 रुपए की एक पेन खरीद के चला गया। 10 रुपए की पेन के लिए क्या मैं टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करूंगी क्या? नहीं। अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है और सामने वाला जो बंदा है वो अनरजिस्टर्ड है, वीबी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, एंड रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। अगर वीबी ने मुझे बोला कि मुझे तो इनवॉइस चाहिए। अपन काफी बार कुछ खरीदने जाते हैं और अपन सामने वाले को बोलते हैं कि भैया बिल दे देना। तो यहाँ अगर 10 रुपए की पेन खरीद के वीबी ने मुझे बोला कि मैडम बिल दे देना, तो मुझे उसको फिर देना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर सकती उसको बिल देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है और एंड मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है एंड उसको, सामने वाले रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, वो नहीं मांग रहा है मुझसे इनवॉइस, तो मैं एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी। शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाईज। कब इशू करूंगी? एंड ऑफ डे पे। एवरी एवरी एंड ऑफ डे पे, हर दिन एंड ऑफ डे पे मैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी, जहां मैं लिखूंगी कि पहला 10 रुपए की पेन एक वीबी को बेची, उसके बाद में कोई आया मुझसे चिप्स लेके चला गया, कोई 30 रुपीज के, कोई आया मुझसे कुछ और सामान लेके चला गया 50 रुपीज का, ठीक है, किसी ने 100 रुपीज का सामान लेके गया, ऐसे सबका मिला के 150 और 180 और 190 रुपीज का मैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी, ठीक है। अगर कोई आया और 199 का भी मेरे पास से सामान लेके गया, तो भी मैं ये 199 इसी में ऐड करके कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी। मुझे 200 रुपए से नीचे के चीजों के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी नहीं है। कब? अगर ये जो तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई आपकी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? अब देखते हैं बिल ऑफ सप्लाई। क्या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई 146 है, वेयर registered person is supplying taxable as well as exempt goods or service to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। मैं अगर कोई सप्लाई कर रही हूँ गुड्स का या कर रही हूँ सर्विस का, वॉट एवर सप्लाई आई एम डूइंग, और मेरा जो सप्लाई है वो टैक्सेबल भी है और एग्जाम भी है, क्या मैं टैक्सेबल के लिए अलग इनवॉइस, एग्जाम के लिए अलग से बिल ऑफ सप्लाई ऐसा इशू करूंगी क्या? नहीं। मैं एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकती हूँ, जिसमें टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सर्विसेज या दोनों गुड्स मेरे रहेंगे। अंडरस्टूड? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ, या फिर पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। हमने देखा था कॉम्पोजिशन लेवी वाले को भी टैक्स इनवॉइस वो इशू नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। तो जो कॉम्पोजिशन पर्सन है या फिर कोई सप्लाई कर रहा है जो बोथ बोथ एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल कर रहा है, तो क्या उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना है? नहीं, वो करेगा बिल ऑफ सप्लाई इशू। अंडरस्टूड? हाँ। हम अगला देखते हैं, एंडोर्समेंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस। ये क्या है? एक कंडीशन है, आपको इनवॉइस में क्या डिक्लेरेशन देना है और कौन सी डिटेल्स इनवॉइस में मैंडेटरीली लिखी रहनी चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट जो कर रहे हो आप पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जो हम बोलते हैं, टैक्स पे करके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आप जो सप्लाई कर रहे हो इट इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, की मैं पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रही हूँ या एसईजेड को सप्लाई कर रही हूँ, उस टाइम पे मुझे क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स है इनवॉइस में? नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और नेम ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। जहां भी सप्लाई, अगर एक्सपोर्ट का केस है तो कंट्री का नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रही हूँ
तो मुझे इनवॉइस में लिखना पड़ेगा कि मैं ये जो सप्लाई कर रही हूँ दिस इज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, और उस केस में भी नेम और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और नेम ऑफ कंट्री इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड डिटेल्स इन दैट इनवॉइस। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं वाउचर्स। रिफंड वाउचर, रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ऐसे जो अलग अलग वाउचर्स होते हैं हर 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 केस में कब कौन सा वाउचर इशू किया जाएगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिफंड वाउचर। सपोज मैं हूं सप्लायर, एक रिसिपिएंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए इसने रिसिपिएंट ने मुझे जो है एडवांस पेमेंट कर दिया, तो जब मुझे पैसा मिला तो मैं इसको एक रिसिट वाउचर दूंगी। मुझे एडवांस मिल गया, मैंने इसको रिसिट वाउचर भी दे दिया सप्लायर ने रिसिपिएंट को। रिसिट वाउचर देने के बाद ना सप्लायर ने सप्लाई किया ना ही उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया। सप्लायर ने सप्लाई भी नहीं किया, टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया, तो सप्लायर को एक रिफंड वाउचर रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। क्यों भाई, ये एडवांस मिला है ना, ये एडवांस के अगेंस्ट रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। और सपोज इसने मुझे 1000 रुपीज एडवांस दिया रहेगा, तो मेरे को इसके इसके 1000 रुपए इसको वापिस करने पड़ेंगे, रिफंड वाउचर इशू किया जाएगा। ठीक है, कब एडवांस मिला, रिसीट वाउचर दिया, इसके बाद ना मैंने सप्लाई किया ना मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया, दोनों नहीं किया। अंडरस्टूड। रिसीट वाउचर कब, जब पैसा मिला तो रिसीट वाउचर दिया जाता है। ठीक है, अगर अगर आपको एडवांस मिल रहा है और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिटरमाइनेबल नहीं है, तो आप 18% जीएसटी लगाओगे। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी देखा था। और अगर नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइनेबल नहीं है तो आप उसको इंटर स्टेट मान लोगे, आईजीएसटी लगाओगे एट 18%। ठीक है, बेसिक। अब देखते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर जहां रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिसीव कर रहा है सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रिसिपिएंट, और ऐसी सर्विस जो है, ऐसी सर्विस रिसीव कर रहा है जिसपे इसको इसको एफसीएम पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को, क्योंकि ये बंदा रजिस्टर्ड है। ऐसे केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो क्या, recipient will issue a payment voucher at the time of making payment to supplier। सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, दोनों केसेस में रिसिपिएंट जो है पेमेंट वाउचर इशू करेगा उस सामने वाले सप्लायर को। कौन सा केस है, कब पेमेंट वाउचर इशू किया जाता है, जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको आरसीएम पे करना है, तो रिसिपिएंट जो है सप्लायर को पेमेंट वाउचर इशू करेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इनवॉइस। रिसिपिएंट कब इनवॉइस इशू करेगा, जब वो खुद रजिस्टर्ड है और उसको जो टैक्स है वो आरसीएम बेसिस पे करना है, वो कोई ऐसी सर्विसेज ले रहा है। सपोज रिसिपिएंट ने जीटीए सर्विस ली है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड है। तो सप्लायर चाहे आपका रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा within 30 days from date of receipt of such supply। अंडरस्टूड। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस है वो पढ़ते हैं। अगर कोई सप्लायर है टैक्सेबल सर्विस का, कौन है सप्लायर, इंश्योरर है, कोई बैंकिंग, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई एनबीएफसी, तो आपकी कौन सी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है और कौन सी मैंडेटरी है। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इज ऑप्शनल, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज ऑल्सो ऑप्शनल, लेकिन लेकिन इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46 such document as may be required mandatory information। The said supplier may issue consolidated tax invoice for supply of service made during during a month at the end month। क्या है,
जो ये इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, ये लोग अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो इनके पास एक ऑप्शन दिया है कि आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करो एट मंथ। ठीक है। अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है तो सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट ऑप्शनल, इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46 जो हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जो है वो आपकी टिकट, जो भी टिकट आपको दी गई है वो टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। एडमिशन टू फिल्म्स और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, जो भी ई टिकट अदर इंफॉर्मेशन, टैक्स इनवॉइस जो है आपका ई टिकट, टिकट जो आपकी है वो टैक्स इनवॉइस मान ली जाएगी। डिलीवरी चालान कब दी जाती है? जब नेचर ऑफ सप्लाई आपका लिक्विड गैस है, नेचर ऑफ सप्लाई लिक्विड गैस है, वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर इज नॉट नोन। क्वांटिटी आप लिक्विड गैस की कितनी सप्लाई करने वाले हो पता नहीं है। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो जॉब वर्क के लिए तो डिलीवरी चालान इशू किया जाएगा। अगर फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई के लिए नहीं है, कुछ और ही रीजन है उसके लिए आप कुछ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो डिलीवरी चालान इशू किया जाएगा। और सच अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द कोर्ट, जो भी नोटिफाई करेंगे कल चल के वो उस केसेस में भी आपको जो है डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। सेम एज इनवॉइस, डिलीवरी चालान जो है ट्रिप्लिकेट में जाएगी, ओरिजिनल कॉपी जो है कंसाइनी को दी जाएगी, डुप्लीकेट जो है ट्रांसपोर्टर को दी जाएगी और ट्रिप्लीकेट जो है खुद कंसाइनर रखेगा। अंडरस्टूड? ई वे बिल में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है। टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब जब गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू रिसिपिएंट but tax invoice could not be issued at the time of removal, the supplier shall issue invoice after delivery। रिमूवल के टाइम पे उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया तो जब भी डिलीवरी होगी गुड्स की तब जो है सप्लायर को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं इन एसकेडी सीकेडी, एसकेडी सीकेडी क्या है? सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में या फिर बैचेस में या फिर लॉट्स में अगर कोई गुड्स इशू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो सप्लायर जो है कंप्लीट इनवॉइस इशू करेगा बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। जब भी उसकी पहली कंसाइनमेंट डिस्पैच होगी उसके पहले वो एक कंप्लीट इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है। वो एक डिलीवरी चालान इशू करेगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट, उसके बाद जितनी भी कंसाइनमेंट जाएगी उसके लिए वो डिलीवरी चालान इशू करेगा। कौन? सप्लायर। ठीक है। कॉपीज ऑफ करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शैल अकम्पनी ईच कंसाइनमेंट अलॉन्ग विथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, हर कंसाइनमेंट के साथ वो कॉपी देगा डिलीवरी चालान की भी और इनवॉइस की भी। ठीक है। और जो ओरिजिनल कॉपी है शैल बी सेंट अलॉन्ग विथ लास्ट कंसाइनमेंट, लास्ट कंसाइनमेंट लास्ट लॉट जब भी जाएगा तब वो ओरिजिनल कॉपी इशू कर देगा इनवॉइस की भी डिलीवरी चालान की भी। ठीक है। हम देखेंगे क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है गुड्स का या सर्विसेज का या फिर बोथ में इशू क्रेडिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसको इशू करेगा? सप्लायर रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्यों करेगा? कब क्रेडिट नोट इशू होता है? जहां आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है इनवॉइस में इट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। इनवॉइस में अगर टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज लिखी और एक्चुअली में आप कितना टैक्सेबल वैल्यू कर रहे हो सप्लाई का, एक्चुअली में आपका जो सप्लाई का वैल्यू है वो 80 रुपीज ही है तो 20 रुपए की क्रेडिट नोट इशू की जाएगी। ठीक है। सेम अगर टैक्सेबल वैल्यू जैसा है वैसे ही टैक्स जो आपने चार्ज कर दिया इनवॉइस में जितना टैक्स लिखे वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जो आप ऑलरेडी टैक्स पे करने वाला है रेसिपिएंट आपको, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और वेयर गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न, रेसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट नोट इशू करनी पड़ेंगी। और दे आर फाउंड डिफिशियंट, खराब कम पाए गए गुड्स या सर्विस जो भी है तब उस केस में
सप्लायर रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट देगा। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, रिसिपिएंट को जो है डेबिट नोट कब इशू करेगा। सेम इसका उल्टा, जहां आपका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज जो है वो कम है। किससे कम है? जो जो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू या जो एक्चुअल टैक्स पेएबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई कम अगर है, तो फिर उन केस में डेबिट नोट इशू की जाएगी बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट। क्या डिटेल्स है डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी टू बी डिक्लेयर इन रिटर्न। कौन से रिटर्न में? कि जो जीएसटी रिटर्न होते हैं, जैसे आप इनवॉइस की सारी डिटेल्स देते हो, वैसे आपको सिमिलरली आपको डेबिट नोट और आपकी जो क्रेडिट नोट्स होती है, इनकी भी डिटेल्स जीएसटी रिटर्न में देनी पड़ती है। ठीक है, डेडलाइन क्या है डिक्लेरेशन की? अर्लियर ऑफ 2 days, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड, और डेट ऑफ फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सेम आईटीसी चैप्टर में जो आपने देखा था। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू बी रिड्यूस इन अ मंथ इन विच क्रेडिट नोट इज इशू। जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू किया गया उस मंथ की आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैव बीन पास टू अनदर पर्सन और आईटीसी इज नॉट रिवर्स। आपने क्रेडिट नोट इशू किया लेकिन आपने आईटीसी रिवर्स नहीं किया है, या फिर जो वो टैक्स का बर्डन है वो किसी और पे ऑलरेडी पास कर दिया है, ऐसे केस में आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं की जाएगी। ठीक है, अ सिंगल क्रेडिट कैन एड्रेस मल्टीपल इन्वॉइसेस। ठीक है, टाइम लिमिट टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट्स इशूड। कब? इन द टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ व्हेन डेबिट नोट इज इशूड। जब डेबिट नोट इशू किया उस रिटर्न में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न में। टैक्स लाइबिलिटी एडजस्टमेंट एडेड, अरे डेबिट नोट इशू किए तो टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट नोट इशू किए तो टैक्स लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा। बेसिक। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल डेबिट नोट कैन एड्रेस मल्टीपल वॉइसेस। देयर इज नो लिमिट फॉर इशू ऑफ डेबिट नोट। Important note. ठीक है, this finishes your revision, detailed revision of tax invoice, credit note, debit notes वाला चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले रिविजन में। बाय बाय फॉर नाउ।